हेलो मेरे दोस्तों। इस सेशन में हम लोग ये जानने चाहेंगे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन से क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को किन-किन लोगों में नहीं देना चाहिए और उसे हम किन-किन लोगों में दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे एनिग्मेटिक सवाल कि क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्स करने के टाइम को अफेक्ट कर सकता है या उसे घटा सकता है। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी ने, जिसने कहा कि कोविड 19 बीमारी वायरल अटैक में हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है उसका तरीका, उसका उन्होंने पाथवे बताया कि एक काम तो ये कर सकता है कि कोरोना वायरस डायरेक्टली हमारे टेस्टिस के सेल्स पे अटैक करे, क्योंकि वहां पे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिससे सार्स अटैच होता है, और लेडिक सेल्स जो टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं उनमें भी ACE2 रिसेप्टर होता है। एज ए रिजल्ट हमारे स्पर्म फॉर्मेशन में अफेक्ट पड़ सकता है और हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है। दूसरा मैकेनिज्म उन्हें बताया कि सार्स वायरस सीधे सीधे ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट करेगा और ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट करने के चलते इरेक्शन होने का जो टाइम है वो अफेक्टेड हो सकता है। तीसरी बात कि सार्स वायरस डेफिनेटली हमारे लंग्स पे अफेक्ट करता है, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड हो जाता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है, और स्ट्रेस में एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाता है, दूसरा सेक्स करने का मन भी कम हो जाता है। तो इन सब मैकेनिज्म से कोरोना वायरस डिजीज में सेक्सुअल परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए टेम्पररली या फिर परमानेंटली अफेक्टेड हो सकता है। बट ये बातें सिर्फ बीमारी के लिए कही गई थी। कोविड वैक्सीन जो कि इंडिया में यूज होने वाली हैं, उसमें दो तरीके हैं, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोविशील्ड में हम लोग वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है mRNA उसे यूज कर रहे हैं एक वायरल वेक्टर के अंदर, यानी हम लोग पूरे वायरस को यूज नहीं कर रहे हैं, उसका सिर्फ उस mRNA को यूज कर रहे हैं जो कि उसका स्पाइक प्रोटीन बनाता है ना, बिकॉज कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं और इसी स्पाइक प्रोटीन को हमारे बॉडी के एंटीबॉडी यानी सिपाही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इन्फेक्शन जब होता है तो कोरोना वायरस को मार देते हैं। तो अगर हम सिर्फ उस mRNA को हमारे अंदर डाल दें जिससे सिर्फ बाहर का स्पाइक प्रोटीन बने, तो पूरा इन्फेक्शन भी नहीं होगा और हम हमारे एंटीबॉडी उस वायरस को पहचान के उसे हटा भी देंगे। तो कोविशील्ड में सिर्फ बाहर के प्रोटीन का mRNA है और जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना रहा है उसमें किल्ड कोविड 19 वायरस है। तो इसका मतलब कि ये दोनों वैक्सीन इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इन दोनों वैक्सीन में वायरस नहीं है खुद, बल्कि मरा हुआ वायरस या वायरस का केवल ऊपर प्रोटीन बनाने का पार्ट है। तो ये दोनों वैक्सीन एक्चुअली जब फ्यूचर में हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रियली में होगा तो उसके खिलाफ हमें तैयार रखती है और फ्यूचर में हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो उससे हमें बचाती है। तो इन ए वे ये करती नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल परफॉर्मेंस में दिक्कत, ये उनसे बचाती है। अब बात करते हैं कि हम इसे किस किस लोगों में नहीं दे सकते हैं। तो पहला तो ये कि ये दोनों वैक्सीन कोविशील्ड या कोवैक्सीन 18 साल से कम लोगों में नहीं दे सकते हैं। उन लोगों में नहीं दे सकते हैं जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी जिनका खून बहुत जरूरत से ज्यादा पतला है, जम नहीं पाता है जल्दी, या जो हेपेरिन की दवाइयां ले रहे हैं। ये हम उनमें भी नहीं दे सकते हैं जो कि गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चों को अपने दूध पिला रही है माएं, उनको नहीं दे सकते हैं। फिर ये हम उनमें नहीं दे सकते हैं जिनको जब ट्रायल डोज मिली थी कोविशील्ड या कोवैक्सीन की तो कुछ रिएक्शन हुआ था, उनको भी नहीं दे सकते हैं। तो ये 5 ग्रुप है जिसमें हम लोग ये वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। बच्चों को नहीं दे सकते हैं, माओ को नहीं दे सकते हैं, है ना, ये 5 ग्रुप। किनमें हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दे सकते हैं? क्या हम उनको बूढ़े लोगों को दे सकते हैं? आंसर है हाँ। क्या हम उनको दे सकते हैं जिनको कैंसर है, जिनको रीनल डिजीज है, जिनको कार्डियक डिजीज है? आंसर है हाँ। क्या हम उनको दे सकते हैं जिनको सर्दी खांसी है या हल्का बुखार है? आंसर है हाँ। ओके, तो इन सब में हम लोग ये दे सकते हैं, इन सब में नहीं दे सकते। अब बात उठता है कि क्या क्या और साइड इफेक्ट है जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन से हो सकती है।
तो इसके बारे में डिटेल बताने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस हैं जो सभी डॉक्टर्स को और सभी हॉस्पिटल्स पे डिस्ट्रीब्यूट की हैं। इस गाइडलाइन के हिसाब से कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या है कोविशील्ड के, कि इसमें बुखार हो सकता है, उल्टियां आ सकती हैं, है ना, जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, बदन में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। बट कुछ केसेस में न्यूरॉन्स के डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम है जिससे हमारा ब्रेन और सब कुछ काम करता है, उनके जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। इनफैक्ट तमिलनाडु में एक केस हुआ था जिसमें कोविशील्ड लगने के 10 दिन बाद वो आईसीयू में एडमिट रहे और उनको डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर हुआ। उन्होंने 50 मिलियन का क्लेम किया कोविशील्ड पर। तो इस पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको जो कोविशील्ड को बना रही है, उसने कहा कि हम आपको 50 मिलियन नहीं देंगे, बट अगर आपकी बात गलत निकली तो हम आपसे $1 बिलियन ले लेंगे हमारी बदनामी करने के लिए। तो इस तरह से अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप देख रहे हैं कि दोनों कंपनी बहुत जल्दी साइड इफेक्ट को एक्सेप्ट करती है और वो चाहती है कि ज्यादा साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग हो, है ना। तो जो डेटा हम ले रहे हैं वो मोस्टली वो साइड इफेक्ट्स हैं जो कंपनी खुद बताती है, ओके, और खुद पाती है। नाउ जो ये कोविशील्ड है, इसका ट्रायल ब्राजील और यूके के पॉपुलेशन में हुआ था। इंडियन के पॉपुलेशन में इसका ट्रायल अभी शुरू हुआ है और इंडिया में जो कोविशील्ड का ट्रायल है वो 1600 लोगों पे किया गया है, जिसमें से 1200 लोग को वैक्सीन लगेगी और 400 लोगों को प्लेसेबो लगेगा, यानी पानी जैसी चीज लगेगी। वैक्सीन 1200 लोगों में लगेगी और इसका ट्रायल का डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, यानी हम ये नहीं जानते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में कोविशील्ड से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। इंडियन डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। जो डेटा यूके और ब्राजील की पॉपुलेशन में हुआ था, उस डेटा के हिसाब से हम ये बता रहे हैं कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है। अब जब कोविशील्ड का ट्रायल हुआ था तो इसके ट्रायल में ब्राजील में जो डोज दी गई थी, वो ब्राजील में जब ये ट्रायल किया गया था 9,000 पीपल पे अराउंड, तो पहली बार डोज दी गई थी 0.5 ml, ओके। दूसरी बार डोज दी गई थी 0.5 ml और ये पाया गया था कि जब हम 0.5 ml देते हैं तो 40 से 60% लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, यानी 100 लोगों को अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें 40 से 60% लोग बचेंगे। जब यूके में ये वैक्सीन दी गई तो पाया गया कि पहली बार हम आधा डोज दें, 0.5 ना दें, दूसरी बार 0.5 दें। गलती से ऐसा हुआ था कि पहली बार केवल आधी डोज दी गई और दूसरी बार पूरी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आया कि 90% लोगों में बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई। तो आइडियली हमें इंडिया में क्या देना चाहिए? यूके वाला डोज देना चाहिए ना, जिसमें फर्स्ट डोज 0.25 होना चाहिए, सेकंड डोज 0.5 होना चाहिए। लेकिन इंडिया में हम लोग वही डोजिंग कर रहे हैं जो ब्राजील में किए थे, यानी 0.5 पहला और 0.5 दूसरा, जिसमें कि बीमारी से लड़ने की क्षमता केवल 40 से 60% लोगों में आती है, सब में नहीं आती है। तो हम लोग डोजिंग जो है वो एक कंट्रोवर्शियल है कोविशील्ड की, और हम लोग फिर भी 0.5 ml ही दे रहे हैं। तो ये है कोविशील्ड की बात, जिसमें हम लोग 2 डोज देते हैं, 0.5 ml। दोनों डोज के बीच में 28 दिन का अंतर रखते हैं, ओके। और यही सेम मैकेनिज्म से हम लोग कोवैक्सीन भी देते हैं। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को कैसे देते हैं? 0.5 ml, 1 ml का आधा। दोनों को हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं, मसल के अंदर, डेल्टॉइड मसल पे। दोनों के बीच में 28 दिन का अंतर होता है और दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर किया जा सकता है, ओके। तो ये तो इन दोनों में समान बात है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, इस कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी चल ही रहा है, ओके। केवल फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के डेटा हैं और वो डेटा भी पब्लिक डोमेन में सिर्फ कंपनी ने डाले हैं, वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो कोवैक्सीन के बारे में हमें ज्यादा बिल्कुल नहीं पता है कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका जो फेज 3 ट्रायल है, जिसको प्लान किया गया है कि 26,000
भारतीयों पे दिया जाएगा कोवैक्सीन और उसके डेटा निकलेंगे, लेकिन वो डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने इसे पहले ही 3 जनवरी को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है कोवैक्सीन को। अब कोवैक्सीन का जो डेटा पहली और दूसरे ट्रायल से आया था, उसका कहना है कि ये 90% लोगों में बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, लेकिन ये डेटा सिर्फ कंपनी ने दिया है, इसका क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ है और फेज 3 का डेटा अभी तक नहीं आया है। अब कोवैक्सीन से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? इससे भी वही साइड इफेक्ट हो सकते हैं मोस्टली। सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है ना, पसीना छूट सकता है, ओके, जहां पे सुई लगी है वहां पे दर्द हो सकता है। ये सारे साइड इफेक्ट मोस्टली कंपनी ने ही बताए हैं, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के साइड इफेक्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो ये दोनों वैक्सीन इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं, जिन दोनों वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के डेटा हमारे पास इंडियन पॉपुलेशन को लेकर के अभी नहीं है। तो ये ट्रायल्स के फेजेस क्या होते हैं? एक्चुअली जब भी कोई वैक्सीन हम पैदा करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले उसे जानवरों पे टेस्ट करते हैं। उस फेज को हम लोग कहते हैं प्री क्लिनिकल फेज। जब जानवरों पे ये पता चल जाता है कि इस सुई को लगाने से उनके अंदर एंटीबॉडी या सिपाही बन रहे हैं, तब हम सबसे पहले फेज 1 शुरू करते हैं। और फेज 1 हम करीब 100 से कम, 10 से 100 के बीच में जो यंग लोग हैं उनको हम लोग देते हैं। और हम लोग ये पता लगाते हैं कि वैक्सीन का ज्यादा वाला डोज कितना हो सकता है और कम से कम डोज कितना हो सकता है। हम लोग ये भी पता लगाते हैं कि वैक्सीन में साइड इफेक्ट है कि नहीं और क्या वैक्सीन इम्यूनिटी पैदा कर पा रहा है। फिर हम फेज 2 ट्रायल करते हैं। फेज 2 ट्रायल में 100 से 1000 लोगों को हम ये लगाते हैं और फेज 2 ट्रायल उन्हीं लोगों पर होना चाहिए जिस पर हम ये वैक्सीन देने वाले हैं। यानी अगर कोविशील्ड को इंडिया में यूज करना है तो फेज 2 इंडियन पॉपुलेशन पे होना चाहिए, ना कि यूके और ब्राजील की पॉपुलेशन में। ओके, तो फेज 2 ट्रायल सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन में होना चाहिए, जो कि अभी कोविशील्ड के साथ नहीं हुआ है। दूसरी बात, हम लोग फेज 2 में यह पता लगाते हैं कि वैक्सीन कितने लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहा है, कितने लोगों में एंटीबॉडी बना रहा है। फिर हम लोग जाते हैं फेज 3 ट्रायल में। फेज 3 ट्रायल में हम लोग हजारों के नंबर में 10,000 20,000 ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं, वॉलंटियर्स को। आधे लोगों को या आधे से ज्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीन देते हैं और आधे लोगों को हम लोग प्लेसेबो देते हैं, यानी जो वैक्सीन नहीं होता है, जो सिर्फ पानी हुआ या सिर्फ मल्टीविटामिन हुआ या कोई और वैक्सीन हुआ। जैसे कोविशील्ड में हम लोग मेनिंगोकोकल वैक्सीन को प्लेसेबो में दे रहे हैं कुछ लोगों में। तो एक तरफ वैक्सीन से क्या क्या साइड इफेक्ट है, दूसरा प्लेसेबो से कंपेयर करते हैं कि पानी देने से कितने लोगों में एंटीबॉडी बने और वैक्सीन देने से कितने लोगों में एंटीबॉडी बने। और फिर हम लोग दोनों का साइड इफेक्ट भी देते हैं और फिर फेज 4 ट्रायल में जाते हैं। फेज 4 ट्रायल लास्ट ट्रायल है, इसमें हम लोग मार्केटाइजेशन करते हैं और उसको कॉमन पब्लिक को देते हैं। तो ये है तब करने का काम जब फेज 3 ट्रायल पूरा हो जाता है, तब हम उसे आम जनता में देते हैं। बट क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत प्रेशर में है, किसान आंदोलन भी है, चुनाव भी है, तो हम लोग जैसा वर्ल्ड कर रही है थोड़ा जल्दी, वैसे ही हम भी इमरजेंसी यूज के लिए बिना फेज 3 के रिजल्ट आए डायरेक्ट फेज 4 पे जंप कर जा रहे हैं। ओके, जिसमें जो कि थोड़ा समय लेने के बाद होना चाहिए था। साइंटिफिकली हमें पहले साइड इफेक्ट अच्छे से देखने चाहिए थे, फिर अलाउ करना चाहिए था। तो ये कहानी है कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, जो हम इंडिया में ऑलरेडी 16 जनवरी से सबसे पहले 30 मिलियन हेल्थ वर्कर्स को देंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देंगे, फिर 270 मिलियन ओल्ड एज पीपल को देंगे। उसकी ये कहानी है और ये कहानी बहुत कुछ हड़बड़ी में लिखी गई है, जिसका रीजन कई सारे हैं जो आप भी जानते हैं। अब हम लोग लास्ट में ये बात करते हैं कि वर्ल्ड में और कौन कौन सी वैक्सीन है जो चल रही हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो यूएसए में 2 वैक्सीन अलाउड की गई हैं। एक तो फाइजर की वैक्सीन है, जो कि उसी तरह से एमआरएनए टेक्निक पे वर्क करती है जैसे कोविशील्ड करती है। हमने बताया ना कि कोविशील्ड में एमआरएनए है और कोवैक्सीन में मरा हुआ वायरस है। तो फाइजर और बायोएनटेक जो है वो यूएसए में देते हैं एमआरएनए टेक्नोलॉजी में।
बट प्रॉब्लम क्या है कि फाइजर की वैक्सीन को -40 से -70 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है, तो इसका स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली है और देने में ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी वैक्सीन जो अप्रूव हुई है यूएसए में वो है मॉडर्ना, और मॉडर्ना वैक्सीन भी एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर है, और मॉडर्ना वैक्सीन को भी उसी तरह से 28 दिन के बाद दिया जाता है जैसे कोविशील्ड को दिया जा रहा है और कोवैक्सीन को दिया जा रहा है, लेकिन फाइजर की वैक्सीन को 21 दिन के अंतर पे दिया जाता है। ओके, यूके में ये जो कोविशील्ड है उसका ही एस्ट्राजेनेका कंपनी का नाम है, तो यूके में एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड का ट्रायल हुआ था यूके डॉक्टर्स और पेशेंट्स पे, और ये भी एमआरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें एक वायरल रिसेप्टर होता है जिसके अंदर ये एमआरएनए डालते हैं और फिर एक मैकेनिज्म वायरल वेक्टर के थ्रू, वायरल रिसेप्टर नहीं वायरल वेक्टर, यानी एडिनो वायरस के अंदर हम कोरोना का एमआरएनए घुसाते हैं और फिर एडिनो वायरस से हम लोग वैक्सीन देते हैं। ओके, इसलिए एमआरएनए ऑन वायरल वेक्टर इसको कहते हैं। ओके, तो ये 3 मेन वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जो अप्रूव्ड है। इसके अलावा एक है साइनोवैक जो कि चाइना ने बनाया है, और साइनोवैक का ट्रायल जो है वो सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज में हुआ है, और साइनोवैक में भी मरा हुआ वायरस वैक्सीन में देते हैं जैसे कि कोवैक्सीन में दे रहे हैं जो भारत में टेस्ट होने वाला है। तो इसीलिए कोवैक्सीन से हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें मरा हुआ वायरस है, दूसरा सेम मेथड पे साइनोवैक वैक्सीन बनाई है चाइना ने, जो कि ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज में फेज 3 ट्रायल कर चुकी है। तो हमें पता है कि कोवैक्सीन से भी बहुत बड़े कुछ साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साइनोवैक से कुछ ज्यादा बड़ा एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट नहीं आया है। तो बेसिकली कोवैक्सीन और कोविशील्ड देना बहुत ज्यादा खतरनाक है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें समय लेना चाहिए था उसके साइड इफेक्ट को देखने के लिए और फिर अलाउ करना चाहिए था। एनीवे, अब जो चीजें हो चुकी हैं उसमें ये आपका डिसीजन है कि आप आगे वैक्सीन लेना चाह रहे हैं या नहीं, बट ये ऑलरेडी रोल्ड हो चुकी है। ओके, और आई होप कि जो भी डिस्कशन हमने किया है उससे वैक्सीन को लेकर के आपकी जानकारी, जो आपको लगने वाली है वैक्सीन, उनकी जानकारी अच्छी होगी और आप उसके साइड इफेक्ट को समझेंगे और किस में देना है किस में नहीं देना है ये भी समझेंगे। 2 बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि कोई भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन अगर 6 घंटे पहले खोली गई है एक आदमी को देने के लिए, और समझ लीजिए 6 घंटे तक कोई दूसरा आदमी नहीं आया, तो या फिर 2-3 आदमी आए और थोड़ा वैक्सीन बचा रह गया, तो 6 घंटे खोलने के बाद हमें इसे फेंक देना है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड मैन्युफैक्चर होने के 6 महीने तक इस्तेमाल में लाई जा सकती है, और वैक्सीन लगने के तुरंत बाद आपको कोरोना से लड़ने की ताकत नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगी और आप मास्क खोल दिए। वैक्सीन लगने के 4 से 6 हफ्ते यानी 1.5 से 2 महीने के बाद इम्यूनिटी आती है, और तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई है, सिपाही रेडी हो गए हैं, अब आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा शायद। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन को सुनने के लिए, और मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं कि इसके सारे साइड इफेक्ट को समझने के बाद हम लोग इसे लेने या ना लेने का फैसला लें, ना कि किसी गलतफहमी या किसी अफवाह को सुन करके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हasta la vista, दस विदानिया, नमस्ते, बाय बाय।